हेलो प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कहते हैं ना, तैयारी हम लोगों की मैट्रिक की जो तैयारी है, इस तैयारी के क्रम में आज हम लोग आप सभी का समाजवाद एवं साम्यवाद जो कि दूसरा चैप्टर लेकर के आ चुके हैं। यदि अगर आप लोग पहला वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर को आपने नहीं देखा है तो आप लोग फटाफट से जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में इसका चैप्टर 1 यानी कि पार्ट 1 जो है वो आपका दिया हुआ है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस जाकर के चैप्टर 1 को देख लेना है। और आज हम लोग आप सबके लिए चैप्टर 2 जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद, इसका वीडियो लेकर के आ चुके हैं। और आज हम लोग समाजवाद एवं साम्यवाद का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। जी हाँ, इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। सब्जेक्टिव का भी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल में आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखिए और इसमें काफ़ी प्यारा प्यारा खूबसूरत सा प्रश्न मिलेगा आपको देखने के लिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्लास की ओर। देख सकते हैं अभी आप लोग यहाँ पर मैट्रिक बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए हम लोग ये सारा का सारा वीडियो बना रहे हैं यहाँ पर। और आप सभी को बच्चों मिशन 450 प्लस से जुड़ना है। और इस मिशन 450 प्लस से आप जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और आप सभी की तैयारी मैं बेहतर करवाऊँगा, ये आपके ज्ञानेंद्र सर का वादा रहा। तो चलिए बच्चों, आज हिस्ट्री का हम लोग स्टार्ट करते हैं लेसन 2, इसका क्या नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। और देखिए आज काफ़ी प्यारा प्यारा खूबसूरत सा प्रश्न आपके बीच में पहला प्रश्न हाजिर हो चुका है। और देखिए आप लोग बताइए फटाफट। और हम एक बात कहना चाहेंगे, आप लोग एक कॉपी भी ले लीजिए और कॉपी में जो प्रश्न आपको लगेगा कि ये प्रश्न का आंसर मैं नहीं जानता हूँ तो आप लोग उस प्रश्न का आंसर को उस कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो आप लोग प्यारा सा खूबसूरत सा प्रश्न आ चुका है आपके बीच में, आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि चेका क्या था चेका। तो आप लोग बताइएगा, सेना की टुकड़ी, पुलिस दस्ता, श्रमिक वर्ग या फिर पादरी वर्ग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग भी सही जा रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी क्या है? पुलिस दस्ता। तो चेका क्या था? एक ग्रुप था, यानी यह पुलिस का एक दस्ता था, पुलिस ग्रुप था जिसका नाम था चेका। क्या नाम था? चेका। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि चेका क्या है भाई, तो आपका आंसर डायरेक्ट हिट आंसर होगा कि यह एक पुलिस दस्ता था। तो ठीक है, हमने कितनी आसानी से पहला प्रश्न को हल कर लिया। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी एकदम आसान सा मिलने वाला है। आप देखिए अगला प्रश्न आपके बीच हाजिर हो चुका है। भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया? किसने भूमि, शांति और रोटी का नारा दिया? तो इसका आंसर क्या होगा भाई? फटाफट सोच लेना है। इसका आंसर क्या होगा? लेनिन, ट्रॉट्स्की, स्टालिन या फिर कार्ल मार्क्स। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, लेनिन ने ही भूमि, शांति और रोटी का नारा दिया था, स्लोगन दिया था लेनिन ने। किसने आंसर दिया था यह नारा? लेनिन। आप लोग लेनिन के बारे में पढ़े होंगे, आप लोग सब्जेक्टिव में लेनिन के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। आपको यहाँ केवल यही याद रखना है कि भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया? लेनिन ने। तो चलिए क्वेश्चन आपके बीच में कमेंट बॉक्स में आप लोग को टाइप करना है, करो या मरो का नारा किसने दिया? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा आपको कमेंट बॉक्स में फुल कर देना है कि करो या मरो का नारा किसने दिया। ये रहा आज का प्रश्न रहा। इसके अगले वीडियो में जो जो बच्चे इसका आंसर देंगे उसका नाम अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देख लिए। तीसरा प्रश्न देखिए, क्या खूबसूरत सा प्रश्न आपके बीच में आ चुका है। आप लोग बताइएगा कि 1917 के बोल्शेविक क्रांति का नारा किसने दिया? किसने 1917 का जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था उसका नारा दिया था? स्टालिन, लेनिन, ट्रॉट्स्की या फिर इसका नाम होगा खुश्चेव। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, हाँ भाई हाँ, इसका आंसर भी लेनिन होगा। सही बात है, इसका आंसर भी क्या होगा? लेनिन। 1917 का जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था उसका नारा किसने दिया था? लेनिन ने दिया था। और भूमि, शांति और रोटी का नारा भी उसी ने दिया था। तो ये इस आंदोलन को भी स्टार्ट करने का श्रेय लेनिन को ही जाता है। तो दोनों का आंसर क्या होगा भाई? लेनिन होगा। नहीं जानते हो स्क्रीनशॉट ले लो भाई।
चलिए 2 प्रश्न, तीसरा प्रश्न को हम लोग देख लिया। अब आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न देखिए क्या खूबसूरत सा प्रश्न है। कहता है कि नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 1921, 1922, 1923, 1924 कब हुआ था भाई? तो बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, सही बात है, आप लोग भी सही सोच रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1921। 1921 में नई आर्थिक नीति की घोषणा हुई थी। तो देखिए हम लोग कितनी आसानी से 4 प्रश्न को देख लिए। आप लोग को इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। सब्जेक्टिव में तो आप मान के चलिए कुछ भी लिख दीजिएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या लिखिएगा? जरा से आप गलती करते हैं तो आपका एक ऑब्जेक्टिव गलत हो जाता है। ऑब्जेक्टिव ही आपका जान बचाएगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव का वीडियो को पूरा का पूरा देखना है, छोड़ के नहीं भागना। चलो भैया कल देख लेंगे। कल आप कैसे देख लीजिएगा? कल दूसरा वीडियो आ जाएगा। चलिए ठीक है ना, तो समय तो मिलेगा नहीं, इसीलिए लगातार तैयारी करते जाना है। अब अगला है क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन थे? नई आर्थिक नीति जो है उसके जन्मदाता कौन थे? क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन या फिर ट्रॉट्स्की? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर भी जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा लेनिन। लेनिन ने ही नई आर्थिक नीति का जन्मदाता इसको कहा जाता है, यानी नई आर्थिक नीति की जो जन्मदाता कहे जाते हैं उसका भी आंसर क्या होगा? लेनिन। अब देख रहे हैं हम लोग, देखिए आप लोग के लिए ऐसा सेटअप बना है क्वेश्चन का कि आपको आंसर याद होना चाहिए, क्योंकि हम क्या किए हैं, मिलता जुलता प्रश्न को एक जगह सेटलमेंट किए हुए हैं। इससे होता क्या है कि बच्चों को याद आसानी से होता है। लेनिन का प्रश्न था, उसको हम लगभग एक जगह एकत्रित कर दिए, इससे आपको याद होगा। आप लोग क्या कीजिए, लेनिन का जितना भी आंसर आ रहा है उसको फटाफट क्वेश्चन को एक जगह लिख करके याद कर लीजिए, ठीक है? तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न देखिए क्या खूबसूरत सा प्रश्न आ गया, देख लीजिए क्या गजब का प्रश्न आ गया है। रूस में बोल्शेविक क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बताइए आप लोग, रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसके जन्मदाता कौन है? केरेंस्की, ट्रॉट्स्की, लेनिन, अरे बा स्टालिन। क्या होगा इसका आंसर? अरे भाई इसका भी आंसर वही होगा, लेनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? लेनिन हो जाएगा, यानी लेनिन ने ही रूस में बोल्शेविक क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। देख रहे हैं, लग रहा है खाली आज का दिन लेनिन के ही नाम है, हर जगह लेनिन लेनिन लेनिन, ठीक है ना? चलिए 6 प्रश्न को हम लोग देख लिया। अब आते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न देखिए, समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? आप लोग फटाफट बताइए कि समाजवादी जो शासन उसका पहला बार प्रयोग कहाँ किया गया था? कौन सा ऐसा जगह था? रूस, जापान, चीन और क्यूबा। कहाँ स्टार्ट हुआ था भाई? समाजवादी। तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था रूस में। कहाँ हुआ था? रूस में। रूस, रूस कौन सी? रूस गए ना, रूस जगह का नाम है, ठीक है ना? तो रूस जगह ऐसा जगह है, यह देश है रूस, और रूस में ही समाजवादी शासन का पहला बार प्रयोग हुआ था, ठीक है? याद हो गया ना जी? 7 प्रश्न को याद करवा न दिए? करवा दिए तो कुछ नहीं करना है। जब अच्छा लग रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक अभी ठोक देना है, अगर अच्छा लग रहा है तो तुरंत लाइक ठोक देना है। और हाँ, जाने से पहले एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए, लाल सेना का गठन किसने किया था? आप लोग बताइएगा, लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, केरेंस्की। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉट्स्की। ट्रॉट्स्की ने ही क्या किया था? लाल सेना का गठन किया था। लाल सेना रहेगा, मार देना है ट्रॉट्स्की। क्या मार देना आंसर? ट्रॉट्स्की। ट्रॉट्स्की व्यक्ति का नाम है, ट्रॉट्स्की ने ही एक ग्रुप बनाया था, इसका नाम रखा था लाल सेना। सबको एकदम लाल लाल कपड़ा पहना देता होगा, लाल सेना। लाल सेना ट्रॉट्स्की, ठीक है ना? चलिए आप लोग याद रख लीजिएगा, लाल रंग को ट्राई करेंगे, लाल रंग को पहन करके ट्राई करेंगे, ट्रॉट्स्की। किसी भी तरीका से याद रख लेना, ठीक है? तो 8 प्रश्न को हम लोग देख लिए। 9वां प्रश्न है, अरे वाह क्या बात है, खूनी रविवार। आप लोग बताइएगा खूनी रविवार कब हुआ था? कब हुआ था खूनी रविवार? तो बताइए आप लोग, 3 जनवरी 1905, 9 जनवरी 1905, आई 6 जनवरी 1905, 8 जनवरी 1905। क्या होगा इसका आंसर जी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 जनवरी 1905। अरे वाह, जनवरी देखिएगा तो गड़बड़ाइए जाएगा। 1905 याद रखना, 9 जनवरी। अरे काफ़ी एकदम मिक्स आंसर मिल जाता था इसका ना जी। लोग सोचेगा अरे भाई जनवरी इधरो है, जनवरी इधरो है, यहाँ 1905 है, इधर 1905 है, 3 होगा कि 9 होगा? लेकिन इसका आंसर होगा 9 जनवरी 1905 को हुआ था। क्या चीज़ हुआ था? खूनी रविवार। खूनी रविवार आंसर रहेगा, तो 9 जनवरी 1905। खाली 1905 याद करने से कुछ नहीं होगा, क्या कि एग्जाम में अब क्वेश्चन घुमा के देता है। नोट देख लिए हम लोग। अब आते हैं 10वां प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न देखिए, कहता वार एंड पीस। वार एंड पीस, वार माना लड़ाई, वार माना कौन सी? लड़ाई। वार यानी कि युद्ध और शांति, पीस माना होता है शांति, पीस माना वार एंड पीस यानी युद्ध और शांति।
युद्ध और शांति किसकी रचना है? आप लोग फटाफट बताइए। कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय, एंजल्स और लेनिन, यानी कि वार एंड पीस किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा, हाँ भाई, लियो टॉल्स्टॉय का है। तुम लोग भी सही आंसर ही के साथ जा रहे हो भाई। लियो टॉल्स्टॉय की रचना है वार एंड पीस, यानी युद्ध और शांति। पीस माना शांति, लड़ाई रहेगा तो लियो टॉल्स्टॉय लगा देना है। ठीक है ना। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय की रचना है वार एंड पीस। तो चलिए 10 प्रश्न को हम लोग देख लिए। 11वां प्रश्न देखिए क्या गजब का आंसर आ गया। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? आप लोग बताइए, क्या गजब का क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, पोलैंड में? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नामक जगह पर। याद है ना जी? जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नामक जगह पर कार्ल मार्क्स का क्या हुआ था भाई? जन्म हुआ था। ठीक है ना। याद हो गया कि नहीं याद हो गया? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। 11 प्रश्न को हम लोग देख लिए। चलिए 12वां प्रश्न, खूबसूरत सा प्रश्न फिर आ चुका है। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ? आप लोग बताइए, दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ? 1848 में, 1864 में, 1867 में, या फिर 1833 में? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, सही बात है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1867 में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। दास कैपिटल का रचना का प्रकाशन 1867 में हुआ था। चलिए आप लोग 12 प्रश्न को आसानी से हल कर लिए ना जी। 13वां प्रश्न देखिए क्या गजब का फिर से प्रश्न आ चुका है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा किसने की थी? किसने वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, या फिर लाला लाजपत राय, या फिर लुई ब्लॉक? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन हो जाएंगे? कार्ल मार्क्स हो जाएंगे वैज्ञानिक समाजवाद के जनक। उसके अवधारणा की थी, यानी उसके जनक हो जाएंगे। चलिए 13 प्रश्न को हम लोग देख लिए। अब आते हैं 14वां प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? देख लीजिए आप लोग, गजब का एकदम तुरंत क्वेश्चन इसका लगाइए। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? फटाफट बताइए आप लोग, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दास कैपिटल, अप्रैल थीसिस, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दास कैपिटल को कहा जाता है प्यारे बच्चों समाजवादियों की बाइबिल। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? अरे भाई बोल ना भाई। दास कैपिटल को कहते हैं समाजवादियों की बाइबिल। याद करवा देंगे, यहीं क्लास में याद करवा देंगे। ठीक है ना। वीडियो को 3-4 बार देख लो, यार याद नहीं हो रहा है 2-3 बार देख लो वीडियो को, लेकिन यहीं याद कर लेना हम लोगों को। 14वां प्रश्न हम लोग देख लिए। 15वां प्रश्न है, दास कैपिटल किसकी रचना है? आप लोग बताइएगा, दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स और एंगल्स की, टॉल्स्टॉय और कार्ल मार्क्स की, एंगल्स और टॉल्स्टॉय की, लेनिन और स्टालिन की? बताइए कितना घुमादार करके आंसर दिए हुए हैं इसका ना जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। इसका फ्रेंड था ना जी, इसका दोस्तन था। तो दोनों दोस्त मिल करके, मिता पार्टनर मिल करके रचना कर दिया था कौन सी का? दास कैपिटल का। तो दास कैपिटल के लेखक कौन हो जाएंगे? कार्ल मार्क्स तो ये है, लेकिन उसका दोस्त तो होगा एंगल्स। क्या नाम हो जाएगा? एंगल्स, फ्रेडरिक एंगल्स। चलिए 15 प्रश्न को हम लोग देख लिए। 16वां प्रश्न है आपके बीच में कि समाजवादी घोषणा पत्र किसने तैयार किया? बताइए आप लोग, समाजवादी घोषणा पत्र किसने तैयार किया? कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन, या फिर मार्क्स एवं एंगल्स? आप बताइए आप लोग, एक ठो आंसर कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा जी। 2-2 ठो आंसर होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा कौन सी? कार्ल मार्क्स और, यानी कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। तो दोनों हो जाएगा। आप सिर्फ कार्ल मार्क्स में टिक मत कीजिए, दोनों अगर इसका दोस्तों है तो दोस्तों का नाम याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स और एंगल्स, यानी ऑप्शन नंबर डी। समाजवादी घोषणा पत्र किसने तैयार किया? दोनों मिता मिल करके किया, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने किया। चलिए देख लिए हम लोग, 16 हो गया। 17वां प्रश्न आते हैं, कहता इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? सेंट साइमन को, चार्ल्स फुरिये को, रॉबर्ट ओवन को? क्या हो जाएगा इसका आंसर? या फिर लुई ब्लॉक को? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी रॉबर्ट ओवन को कहा जाता है इंग्लैंड में जो है ना समाजवादी का जनक। इंग्लैंड में जो समाजवाद की अवधारणा की, उसका नाम था रॉबर्ट ओवन, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। चलिए
17 प्रश्न को हम लोग देख लिया। 18वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, मजदूर दिवस के बताइए क्या होगा इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है ना जी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस क्या हो जाएगा? 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल या फिर 1 मई को। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1 मई को हो जाएगा। 1 मई को होता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, लेबर डे है ना जी। मजदूर माने कौन सी? लेबर, ठीक है ना। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस क्या होगा? 1 मई को, ठीक है ना। 1 मई को हो जाए कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। एक बात बताइएगा, आप लोग आंसर कमेंट में लिखिएगा। कमेंट में 2 प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है ना। जो वीडियो देखना है तो पूरा कमेंट भरना है, ठीक है ना। कमेंट में आपको ये लिखना, क्वेश्चन पहले सुन लीजिए तब ना कमेंट कीजिएगा। आपको क्वेश्चन है कि बताइए आप लोग महिला दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। महिला दिवस टाइप करना है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय यानी राष्ट्रीय महिला दिवस आपको टाइप करना है, ठीक है ना। राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? चलिए क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। राष्ट्रीय महिला दिवस, लड़की लोग जो भी है फटाफट बताना भाई, महिला दिवस कब मनाया जाता है। एकदम आंसर में लिख देना। 2 प्रश्न पूछे हुए हैं और दोनों का आंसर जो बच्चे टाइपिंग करके लिख देंगे अगले वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए हो गया इठो। 19वां प्रश्न है, रासपुटीन कौन था? रासपुटीन कौन था? समाज सुधारक था, भ्रष्ट पादरी था, दार्शनिक था, वैज्ञानिक था। तो राष्ट्रपुटीन कौन थे? तो भ्रष्ट पादरी थे, भ्रष्ट थे, भ्रष्टाचार का शिकार करते थे जी। भ्रष्ट आदमी था कौन? रासपुटीन। बड़ा घटिया टाइप का इंसान था रासपुटीन, यानी वह पादरी था, चर्च के थे, लेकिन कैसे थे? भ्रष्ट थे, मतलब घटिया टाइप का आदमी थे, ठीक है। चलिए याद हो गया आप लोगों को। 20वां प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के कारण समाजवाद का विभाजन कितने वर्गों में हो गया? औद्योगिक क्रांति के कारण समाजवाद का विभाजन कितने वर्गों में हो गया? 1, 2, 3, 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 भागों में बट गया था। कितना भागों में? 2 भागों में बट गया था। यानी जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो हमारा जो समाज है वह 2 वर्गों में बट गया। कितने वर्गों में बट गया? 2 वर्गों में बट गया, ठीक है ना जी। 2 याद हो गया। 20। अब आते हैं 21वां प्रश्न की ओर, याद करते चलना है। 21वां प्रश्न है कि रूस में बताइए आप लोग जार का क्या अर्थ होता है? जार लग गया जी, ठीक है ना। रूस में जार का क्या अर्थ होता है? पीने का पानी, पानी का बर्तन, रूस का सामंत या फिर रूस का सम्राट। क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रूस का जो राजा होता है, वहां रूस में जो राजा को कहते हैं जार। क्या कहते हैं? जार। हम लोग देहात में कहते हैं जार लग गया, ठंडा लग गया, लेकिन वहां होता है रूस का राजा। हम लोग कहते हैं ठंडा लग गया, वो लोग कहता है राजा। बताइए राजा को वो लोग कहता है जार, ठीक है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा? जार। जार किसको कहा जाता है? रूस का सम्राट को कहा जाता है। तो डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। 21 हो गया। अब 22वां प्रश्न है, रूस की संसद, रूस का जो संसद है उसका नाम क्या है? ड्यूमा, संसद, पार्लियामेंट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रूस का जो संसद है उस संसद का नाम है ड्यूमा। क्या नाम है? ड्यूमा। यदि अगर आप लोग जाइएगा, जैसे हम लोग यहाँ बोलते हैं संसद भवन, तो रूस में आप लोग जाइएगा तो वहां पर संसद का नाम होता है ड्यूमा। वो लोग कहेगा ड्यूमा, संसद भवन को, संसद को कहता है वो लोग ड्यूमा। हम लोग संसद बोलते हैं, वो लोग ड्यूमा बोलता है, ये याद रख लेना है। तो रूस आप लोग जाइएगा तो रूस में संसद को कहा जाता है ड्यूमा, ठीक है। याद हो गया होगा। 22 प्रश्न को देख लिया। यही सब क्वेश्चन रहता है जी एग्जाम में, जो है ना यही सब क्वेश्चन रहता है। आप क्या कहाँ से लाएगा इससे भारी भारी क्वेश्चन? बहुत बच्चा लिख रहा है ओ सर सब हल्के हल्के क्वेश्चन है ना भाई, यही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। तैयारी करना बढ़िया तरीका से तो हो जाएगा सारा का सारा चीज। अब क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत की व्याख्या किसने दिया था? फ्रेडरिक एंगल्स, रॉबर्ट ओवन या फिर कार्ल मार्क्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ही क्या किया था? वर्ग संघर्ष की सिद्धांत को दिया था। किसने? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने क्या दिया था? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत को दिया था। चलिए ये भी हम लोग देख लिए। 23वां प्रश्न को नहीं जान रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको एक कॉपी में लिख लेना है, क्वेश्चन को, उसका आंसर भी लिख लेना है और उसको याद कर लेना है, ठीक है ना। चलिए 23 प्रश्न हो गया। हम लोग आते हैं 24वां प्रश्न की ओर। समाजवादी घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? आप लोग बताइए, लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया। समाजवादी घोषणा पत्र किसने तैयार किया? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट हो गया तो क्या दिक्कत है? 2 बार पढ़ लिए तो कोनो तबियत खराब हो गया क्या? फिर रिविजन हो गया, ठीक है। 24 तो हम लोग देख लिया। 25वां प्रश्न है कि स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? कौन थे स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक? रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, एंगल्स या फिर लेनिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओवन। रॉबर्ट ओवन जो थे वह स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक थे। तो स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट
ओवन, रॉबर्ट ओवन। तो 25 प्रश्न को हम लोग देख लिए, 26वां प्रश्न आपके बीच में है। 26वां प्रश्न ये रहा, कहता है किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों, विपणन में सरकार का एकाधिकार होता है। यानी कि कोई ऐसी अर्थव्यवस्था, कौन सी ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें कुछ भी उत्पादन होगा, कारखाना, विपणन, कुछ भी चीज होगा, उसमें सरकार का अधिकार होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पूंजीवादी, मिश्रित, समाजवादी या फिर बी और सी, यानी बी और सी। तो क्या हो जाएगा? सरकार का अधिकार हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवाद। यदि अगर इसी क्वेश्चन में रहता कि किसी एक पूंजीपति वर्ग का अधिकार होता है तो क्या आंसर होता है? इसका आंसर होता है पूंजीवादी। लेकिन कहता है सरकार का अधिकार, यानी सरकार यानी हम लोग का, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन चीज? समाजवादी। सरकार देख लिए तो सरकार यहाँ देखिए कहाँ लिखल है, सरकार। सरकार रहेगा तो कौन चीज? समाजवादी। सरकार रहेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समाजवादी। यदि अगर यहाँ रहता कि उत्पादन के साधनों पर किसी पूंजीपति वर्ग का अधिकार होता है, किसी एक आदमी का अधिकार होता है, तब आंसर हम कर लेते कौन चीज? पूंजीवादी। लेकिन यहाँ कौन चीज है? सरकार। सरकार को देख करके आंसर कर दें कौन चीज? समाजवादी। चलिए देख लिए हम लोग 26 प्रश्न को। 27वां प्रश्न है, 27वां प्रश्न है कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहाँ मिला था? काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार कहाँ मिला था? आप लोग बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? सोवियत संघ, जर्मनी या फिर इंग्लैंड या फिर फ्रांस। यानी काम का अधिकार को संवैधानिक अधिकार, यानी जो काम करने का अधिकार जो है उसको संविधान में दर्जा मिल गया, कहाँ मिला? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर ए, यानी सोवियत संघ में ही काम के अधिकार को संवैधानिक दर्जा मिला था ना जी। हम लोग देख लिए कितना प्रश्न देख लिए? 27 ठो। 50 तक पहुंचना है ना। और हाँ, वीडियो में बने रहना है, काहे कि ऑब्जेक्टिव यहीं से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा, एक सिंगल प्रश्न नहीं रहेगा इस वीडियो से बाहर, लेसन नंबर 2 से। ठीक है, चलिए। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? आप लोग फटाफट बताइएगा। लेनिन ने जो है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देश के साथ की थी? इंग्लैंड के साथ, फ्रांस के साथ या फिर जर्मनी के साथ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जर्मनी के साथ। लेनिन ने क्या किया था? जर्मनी के साथ मिलकर के एक संधि किया था, उसका नाम था ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि लेनिन ने किया था किसके साथ? जर्मनी के साथ मिलकर के। 28 प्रश्न को हम लोग देख लिए। 29वां प्रश्न है आपके बीच में, समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ये भी क्वेश्चन लग रहा है रिपीटेड है। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिपीट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा रूस। कहाँ हुआ था? रूस। रूस में ही समाजवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, रिविजन कर रहे हैं और याद भी हो रहा है हम लोगों को, और आज का वीडियो में ही याद कर लेना है, क्या बाहर सोचना है, आज रिविजन करके इसको याद कर लेना है, ठीक है ना। 29 प्रश्न को हम लोग देख लिया। अब देखिए 30वां प्रश्न आपके बीच में हाजिर हो चुका है। दास कैपिटल का प्रकाशन, आप लोग जान गए दास कैपिटल का रचना कौन किया था? आप लोग बताइए दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ? 1848 में, 1791 में, 1867 में या फिर 1804 में? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1867 में। 1867 में ही एक पुस्तक की रचना हुई जिसका नाम था दास कैपिटल। दास कैपिटल का रचना कब हुआ? 1867, 1867, इंग्लिश में बोल दीजिए 1867। चलिए हम लोग देख लिए। अब आते हैं हम लोग, यहाँ तक तो हम लोग देख लिए, 30 हो गया। 31वां प्रश्न की ओर आते हैं। मक्खी बैठ गया था इसलिए ऊपर नहीं हो रहा था ना जी। चलिए अब क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? कौन थे वियना सम्मेलन के अध्यक्ष? आप लोग बताइएगा। लुई 18वां, चार्ल्स दसम, मेटरनिख या फिर नेपोलियन बोनापार्ट? इसका आंसर क्या आ जाएगा? वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी किया था मेटरनिख। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? तो मेटरनिख चचा ने क्या किया था? वियना सम्मेलन की मेजबानी किया था। तो क्या आंसर हो जाएगा 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना जी। 31 हम लोग देख लिए। 32वां प्रश्न है कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? आप लोग फटाफट बताइएगा। 3, 5, 4 या फिर 7? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन कोड में कुल मिलाकर के 5 कोड थे, 5, ठीक है ना। 5 नेपोलियन रहेगा तो आंसर कर देना है कौन सी? 5। क्या आंसर कर देना है? 5, ठीक है। चलिए याद हो गया। 32 हो गया। 33वां प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। किसने अपनी कूटनीति के बल पर, किसने अपनी कूटनीति के बल पर, है मक्खी तू चल जा यहाँ से,
ठीक है ना। अब कहते हैं किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। कौन ऐसा चालबाज था जिसने क्या किया था, अपना बुद्धि के माध्यम से इटली का जो समस्या था उसको पूरा यूरोप का समस्या बना दिया था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, चलिए आप लोग फटाफट बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, काउंट काबूर। काउंट काबूर ने क्या किया था? काउंट काबूर ने क्या किया था? अपनी बुद्धि के बल पर इटली की समस्या को पूरा यूरोप का समस्या बना दिया। इसका आंसर कौन हो जाएगा? काउंट काबूर। बताइए इसमें सबसे बेसी बुद्धि वाला क्या हो जाएगा? काउंट काबूर, ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 33 प्रश्न को हम लोग देखिए, 34वां प्रश्न आपके बीच में आ चुका है, खूबसूरत सा प्रश्न। इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था? इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी, काउंट काबूर, नेपोलियन बोनापार्ट, मुसोलिनी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजनी। मेजनी हो जाएगा कौन सी? इटली के एकीकरण का मसीहा। इटली देखना है, मेजनी टिक कर देना है, ठीक है ना। इटली देखना है और मेजनी टिक कर देना है, ठीक है ना। चलिए 34 हम लोग देख लिए। 35वां प्रश्न है, काउंट काबूर कौन था? काउंट काबूर कौन था? जर्मनी का राजा, इटली का प्रधानमंत्री था, या फिर इटली का राजा था, या फिर जर्मनी का प्रधानमंत्री था? तो भैया जो काउंट काबूर है वह इटली के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? इटली के प्रधानमंत्री। काउंट काबूर कौन थे? इटली के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। इटली के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? काउंट काबूर, है ना जी। 35 प्रश्न को हम लोग देखिए। 36वां प्रश्न है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष कार्बोनरी जो संघ बना था उसका स्थापना हुआ था? 1810, 1815, 1830, 1848। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी 1810 में एक ग्रुप बना, उसका नाम था कौन सी? कार्बोनरी। यानी कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? 1810 में कार्बोनरी का स्थापना हुआ था, ठीक है ना जी। 36 प्रश्न को देख लिए। अब 37वां प्रश्न है आपके बीच में, सिडान। सिडान बोलिए चाहे सेडान बोलिए। सेडान का लड़ाई जो हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था? ऑस्ट्रिया पर्सा के बीच में हुआ था, पर्सा डेनमार्क के बीच में हुआ था, पर्सा फ्रांस के बीच में हुआ था, या फिर इटली और रोम के बीच में हुआ था? किसके किसके बीच में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्सा और फ्रांस के बीच में हुआ था सेडान का लड़ाई। सेडान का लड़ाई किसके किसके बीच में हुआ था? पर्सा और फ्रांस के बीच में हुआ था। चलिए 37 हम लोग देख लिया। 38वां प्रश्न है, बिस्मार्क किस बिस्मार्क किस विद्वान की अवधारणा से प्रभावित था? बिस्मार्क जो है कौन से ऐसे विद्वान थे जिससे ये बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए थे? रूसो से, हिगेल से, अरस्तु से, यानी जैकब से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हिगेल। बिस्मार्क जो है हिगेल के विचारों से प्रभावित थे। किसके विचारों से? हिगेल के विचारों से प्रभावित थे। कौन? बिस्मार्क। तो बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित थे? तो भैया हिगेल के विचारों से प्रभावित थे, ठीक है ना जी। 38 प्रश्न को हम लोग देख लिए। 39वां प्रश्न है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी में ऐसा कौन सा ग्रुप बनाया था? तो ट्रांसपेडेन संघ, सिसेलपाइन संघ, राइन संघ, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मन राइन राज्य की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने। आपको पढ़ाया भी गया होगा कि जर्मन राइन राज्य यानी जर्मन संघ, जर्मनी के कुछ जगहों को मिला करके एक जगह कर दिया, यानी जर्मन राइन राज्य की निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने। यानी जर्मन संघ का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। यानी जब भी रहेगा संघ रहेगा राइन राज्य, यानी जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए कहता हिगेल कौन था? आप लोग बताइए हिगेल कौन था? अभी थोड़ा देर पहले हिगेल का भी आंसर आया हुआ, क्वेश्चन आया हुआ था। हिगेल कौन था? जर्मनी चांसलर, राजनीतिक था, दार्शनिक था, या फिर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिगेल कौन था? हिगेल कौन थे? तो हिगेल हो जाएंगे एक दार्शनिक हो जाएंगे। हिगेल कौन हो जाएंगे? दार्शनिक। तो हिगेल कौन हो जाएंगे? दार्शनिक। हिगेल एक दार्शनिक थे जिसके विचारों से हर कोई क्या था? प्रभावित था। तो आप लोग को आंसर भी इसका 40 का याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए तो हिगेल हम लोग जान गए। 40 हम लोग देख लिए। 41वां प्रश्न, 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच में क्या हुआ था? कौन सा लड़ाई हुआ था? 1870 में पर्सा और फ्रांस के बीच में। 1870 में आप लोग बताए, 1870 में पर्सा और फ्रांस के बीच में कौन सी लड़ाई हुई थी? उस लड़ाई का नाम क्या था? सेडान का लड़ाई, सेडोवा का लड़ाई, या फिर साइराइन का लड़ाई, या फिर विलियम प्रथम का लड़ाई? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेडान का लड़ाई हुआ था 1870 में
प्रसा और फ्रांस के बीच में हुआ था, प्रसा और फ्रांस के बीच में हुआ था। कौन सा लड़ाई? सेडान का लड़ाई। चलिए 41 प्रश्न को हम लोग देख लिए बच्चों। अब हम लोग आते हैं 42वां प्रश्न की ओर। 42वां प्रश्न है कि जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? कौन ऐसा था जो कि जर्मनी और इटली का एकीकरण होने देना न चाहता था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा। सबसे खच्चर कौन था? तो भैया सबसे खच्चर था कौन? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो है एकीकरण होने देना नहीं चाहता था, बोलत बैठ नहीं देंगे एकीकरण होने के लिए, लड़ाई लगाता, बड़ा खच्चर था। कौन? ऑस्ट्रिया। 42 प्रश्न को हम लोग देख ले। 43वां प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? कौन ऐसा है जिसका कि इटली के एकीकरण से लेना देना नहीं है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिस्मार्क, मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिस्मार्क। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। बिस्मार्क का इटली से लेना देना नहीं है। बिस्मार्क का इटली से लेना देना नहीं है। बिस्मार्क का किससे लेना देना? जर्मनी से। बिस्मार्क रहता जर्मनी में, टिक मार देते, ठीक है ना। तो बिस्मार्क का इटली से कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी ये सब का इटली से लेना देना है, तो बिस्मार्क का लेना देना नहीं है, नहीं है, ठीक है। चलिए याद हो गया हम लोग को। 43 प्रश्न। 44वां प्रश्न है फ्रांस के किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा हुआ था? फ्रांस में कौन सा वंश आया? कब के बाद? वियना कांग्रेस के द्वारा। वियना कांग्रेस जब हुआ 1815 में, तो उसके बाद फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना हुआ? हैब्सबर्ग, या फिर आर्लिया वंश, या फिर बुर्बो वंश, या फिर जारशाही वंश? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरे बुर्बक सब बुर्बो वंश हो जाएगा इसका आंसर, बुर्बो वंश। फ्रांस में वियना कांग्रेस हुआ और वहां पर नया वंश का स्थापना हुआ, उस वंश का नाम था कौन सी? बुर्बो वंश। क्या नाम था? बुर्बो वंश। 44 तो देख लिए। 45वां प्रश्न आपके बीच में है यंग इटली। यंग इटली यानी युवा इटली। युवा इटली का स्थापना किसने किया? मेजनी, बिस्मार्क, काउंट काबूर या फिर गैरीबाल्डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजनी। हम लोग बच्चों को बोलबो करते हैं यंग इटली। यंग यानी मेजनी मना मंजन, मेजनी मतलब मंजन, याद करने के लिए बोल दिए थे बच्चा लोग को। मेजनी मना मंजन, मंजन घसोगे तो यंग दिखोगे, युवा दिखोगे। यंग दिखना है तो घस लो कौन सी? मेजनी मंजन घस लो, ठीक है ना जी। याद हो गया होगा। 45 ठो प्रश्न। 46वां प्रश्न है आपके बीच में कि रूस में, ये भी क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। रूस का सम्राट को कहा जाता है कौन सी? जार। चलिए ये रिपीटेड है, इसमें समय ज़्यादा नहीं लेंगे। 46 हो गया। 47वां प्रश्न है आपके बीच में निम्न में से कौन यूरोपियन समाजवाद नहीं था? कौन इसमें ऐसा है जो कि यूरोपियन समाजवाद नहीं था? तो भैया कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवाद नहीं था। कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवाद नहीं था। यूरोपियन समाजवाद नहीं था, तो कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवाद नहीं था। चलिए ठीक है। 46 प्रश्न को हम लोग देख लिए। 48वां प्रश्न देखिए क्या गजब का क्वेश्चन अंत में मिल रहा है हम लोगों को। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बताइए आप लोग, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बहुत गजब का क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1917 में, मई 1917 में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1917 में क्रांति हुआ था। इसका नाम था कौन सी? बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर में। ये नवंबर भी याद रखना, एग्जाम में कभी कभी नवंबर भी पूछ लेता है, नवंबर की क्रांति पूछ लेता है। तो नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति। 48 तो देख लिए। 49वां प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? था आप लोग बताइएगा, लेनिन चाचा कब मर गए? 1921 में, 1922 में, 1923 में, या फिर 1924 में? तो लेनिन की मृत्यु हुई थी कब? 1924 में। 1924 में लेनिन की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गया था लेनिन साहब का। कब? 1924 में। 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब आते हैं 50वां प्रश्न की ओर। कहता जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो जार निकोलस द्वितीय की जो पत्नी है उसका नाम था क्या? जरीना। तो बताइएगा आप लोग, जरीना जो है वह किस देश की राजकुमारी थी? इटली की थी, फ्रांस की थी, या फिर जर्मनी की थी, या फिर ऑस्ट्रिया की थी? तो प्यारे बच्चों, जरीना का घर था कहाँ? जर्मनी। जरीना का घर था कौन सी? जॉ से याद रख लेना है, जॉ से जरीना, जॉ से जरीना, जॉ से जरीना और जॉ से जर्मनी, जॉ से जरीना, जॉ से जर्मनी। याद हो गया कि नहीं याद हो गया? अगर आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, बहुत फायदा हुआ होगा। और आप लोग बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और जल्द ही मैं आप सबके लिए
जल्द ही मैं आप सबके लिए इसका नेक्स्ट अगला पार्ट लाऊंगा, तीसरा वीडियो आएगा, चौथा वीडियो आएगा, इस प्रकार से लगातार वीडियो पे वीडियो आता रह जाएगा। आप लोग अब वीडियो से जाने से पहले आप लोग एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट अवश्य कर दीजिएगा कि सर आपको वीडियो कैसा लग रहा है और आपको और भी क्या क्या चीज़ चाहिए, किस किस चीज़ का वीडियो चाहिए, कहाँ कहाँ दिक्कत हो रहा है, अपना सारा बात हमको शेयर कीजिए और जल्द ही हम वीडियो के माध्यम से आपकी सारी परेशानी को दूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।